जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, BSc और BA के। हमने अधिकतर जो पेपर आपको प्रोवाइड करवाए, उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैंने कहा कि जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 25 तारीख को पेपर है, उससे पहले आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों का कमेंट आया कि सर 25 से पहले भी हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर हैं, सामान्य हिंदी के पेपर हैं, तो सर तैयारी भी चाहिए, पढ़ना भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात और, आप कई बार क्या होता है कि वीडियो को जल्दी करके स्पीड करके देखते हो, तो इससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, टिक करके देख लिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन की डबल लैंग्वेज होती है। एक ही क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ समझाता हूँ उस दौरान उसको मैं बोलता हूँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सुनते नहीं है और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर कहते हैं सर ये क्वेश्चन आया ही नहीं। कई बार क्या होता है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता कुछ और हूँ और समझाने के दौरान उसका दूसरा अर्थ या दूसरे अर्थों में उसको कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में देखते हैं और समय कम की सोचकर, भाई समय कम है ऐसा सोचकर वो पढ़ते हैं। एक बात बताओ बेटा, 6 महीने आपने इस सेमेस्टर को दिया है, तो कम से कम 6 मिनट तो दो। अरे मैं 16 मिनट भी नहीं मांग रहा, 60 भी नहीं मांग रहा, केवल 6 मिनट मांग रहा हूँ। 5-6 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 10-12 क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसमें से भी आप स्किप कर करके देखते हो, तो उससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपको ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम से फुर्सत से देखिए और क्लास के ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। कई बच्चों की आदत रहती है कि वो एग्जाम देने के बाद बता दें, ये देख मैं जी सर का बताया पूरा पेपर आ गया। ठीक है ना, MS साइंस एक्सपर्ट वाले सर ने बताया ना पूरा पेपर आ गया। तो बाद में बताने से पहले यह है कि आप पूर्व में ही उनको बता दो ताकि बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आ जाइए। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिट फर्स्ट, राजस्थान विश्वविद्यालय जूलॉजी BSc सेकंड सेमेस्टर एग्जाम, मई एग्जाम 2026। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। उलझा सिम से ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है यूरोकोडेटा के सामान्य लक्षण बताइए। यूरोकोडेटा, देखो मैं पहले बता देता हूं बेटा, अपनी जो बुक है सारे के सारे कोडेट्स हैं, अर्थात वर्टिब्रेट्स हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर ये कोडेट्स के, वर्टिब्रेट्स के मिलेंगे। तो पहला पहला यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा और हेमिकोडेटा, तीन जो एक्रेनेटा की जो तीन क्लासें हैं, ये सब फाइलम है एक्रेनेटा के। कौन से? हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। यूरो का अर्थ होता है टेल, मतलब पूंछ। ऐसे प्राणी जिनमें कोडेट के करेक्टर किस में पाए जाते हैं? टेल में पाए जाते हैं, पूंछ में पाए जाते हैं। तो किससे संबंधित आएंगे बेटा? यूरोकोडेटा से पहले वाले हेमिकोडेटा और उसके बाद में सेफेलोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा के करेक्टर बताने हैं, सामान्य लक्षण बताने, जनरल करेक्टर्स ऑफ यूरोकोडेटा। ठीक है ना, सामान्य लक्षण बताने, इनकी क्लासों तक आपको बताने। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है? तो कह रही है मछलियों के सामान्य लक्षण, मतलब पिसीज, पिसीज जो करेक्टर है, पिसीज जो क्लास है अपनी, उसके सामान्य करेक्टर बताने हैं। मछलियों के सामान्य लक्षण, पिसीज के सामान्य लक्षण बताने हैं आपको। ठीक है ना, कौन कौन से करेक्टर हैं? जब हम बात करते हैं एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा की, जब नेथोस्टोमेटा को जब क्लासों में डिवाइड करते हैं तो पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो पिसीज जो क्लास है, सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में जब इनको रखा गया है, तो मछलियों के जो सामान्य करेक्टर हैं, पिसीज के जो सामान्य करेक्टर हैं, उन करेक्टर को आपको बताना है। आगे देखिए बेटा, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट इज ब्रेंकियोस्टोमा, पहला लिखना है ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियो स्टडी, स्टडी ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा एंड इट्स एफिनिटीज, इसके अध्ययन मतलब इसका क्लासिफिकेशन बताना है और इसके जनरल करेक्टर बताने। किसके बेटा? ब्रेंकियोस्टोमा के। ओके, उसके बाद में एम्पियोक्सस भी बोलते हैं इसको कई बार। यहाँ पर अब देखो वही बात, एम्पियोक्सस आ गया। अब आप कहोगे वो सर आपने तो है ना जो ब्रेंकियोस्टोमा बताया था आया ही नहीं क्यों सर?
एम्पियोक्सस बोलो चाहे आप ब्रेंकियोस्टोमा बोलो, उसके आपको जनरल स्टडी करनी है, उसकी सामान्य लक्षण बताने, स्टडी ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा एंड इट्स एफिनिटीज, इसके एफिनिटीज भी बतानी है। ओके, प्रश्न संख्या 2, टिप्पणी नंबर 2, पेट्रामाइजोन, स्टडी ऑफ पेट्रामाइजोन एंड इट्स एफिनिटीज। मतलब दो एनिमल लिए हैं मैंने आप यहां पर, एक ब्रेंकियोस्टोमा और एक दूसरा पेट्रामाइजोन। इन दोनों एनिमल्स को आपको इनके कैरेक्टर का क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से देखकर जाना है विथ डायग्राम। ओके, आ जाइए अगला। अगला जो अगली टिप्पणी है अपनी शॉर्ट नोट्स है, वो है बेटा मछलियों के सल्क एंड वायु आशय, स्केल्स एंड स्विम ब्लेडर। ये इंग्लिश का साथ साथ इसलिए लेकर आ रहा हूं कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लाओ, सर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो पूरा नहीं बनाए, लेकिन उनके जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं लेकर आया हूं। तो स्केल्स एंड स्विम ब्लेडर ऑफ फिशेज, मछलियों के सल्क एवं वायु आशय, ये है ना, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मछलियों में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर, मतलब किस प्रकार से जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, अपने शिशुओं का केयर करती है। पैतृक रक्षण क्या है उनमें, पेरेंटल केयर क्या है, पेरेंटल केयर एंड माइग्रेशन, पेरेंटल केयर एंड माइग्रेशन इन फिशेज। क्या समझ में आ रही है ना, कि मछलियां किस प्रकार से अपने शिशु की सुरक्षा करती है, वो कहलाता है पैतृक रक्षण। और वो रिप्रोडक्शन के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है कुछ दिनों के लिए, वो कहलाता है माइग्रेशन, प्रवास। ठीक है, तो मछलियों में प्रवास क्यों होता है, कैसे होता है, और किस प्रकार की मछलियां, अस्थिल, उपास्थिल, कौन कौन सी मछलियां प्रवास करती है, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो साहब हो गया। ओके, मछलियों में पहले ये हो गया कंप्लीट। यूनिट संख्या 2, यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बेटा उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप। पहला क्वेश्चन है जो एम्फीबिया है और जो रेप्टाइल्स है, उभयचर एवं सरीसृप, ठीक है ना, उभयचर एवं सरीसृप के सामान्य लक्षणों का, सामान्य लक्षणों की तुलना कीजिए। मतलब आपको एम्फीबिया के कैरेक्टर भी बताने हैं और किसके बताने हैं, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी बताने हैं। उभयचर एवं सरीसृप के सामान्य लक्षणों की कंपैरिजन ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स कैरेक्टर, मतलब दोनों के जो सामान्य लक्षण हैं उनके आपको एक बात, जब सामान्य लक्षण बताओ ना, तो उसके साथ साथ जो एम्फीबिया की जो क्लासें हैं, एम्फीबिया को कितनी क्लासों में बांटा गया है, ये तो सुपर क्लास है, एम्फीबिया को कितनी क्लासों में बांटा गया है, और इसको रेप्टाइल्स को भी कितनी क्लासों में, सब क्लासों में, सॉरी सब क्लासों में डिवाइड किया गया है, वो आपको बताना है। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है विषैले एंड विषहीन सांपों की, सर्पों की पहचान, सांप बोल दो, सर्प बोल दो, सांपों की पहचान बताइए। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ठीक है ना, कौन कौन से सर्प होते हैं, ऐसे उनके क्या कैरेक्टर हैं कि हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि सांप जहरीला है, विषैला है, या ये सांप जहरीला या विषैला नहीं है। तो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस जो स्नेक है उनके बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3, पक्षियों में उड़यन, अनुकूलन एवं प्रवास को समझाइए। फ्लाइट, एडेप्टेशन एंड माइग्रेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स लिख दो, एवीज लिख दो, है ना। ओके, तो पक्षियों में प्रवास, पक्षी भी प्रवासी होते हैं, पक्षी भी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनमें प्रवास को बताना है, और उसके साथ साथ उनमें माइग्रेशन, उनमें उड़यन, अनुकूलन, ऐसे कौन से एडेप्टेशन है जिनके कारण वो उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के लिए विशेष उनमें उनके शरीर की स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो वायु आशयों की बात करें, चाहे वो ब्लैडर की बात करें, चाहे उनके आहार नाल की बात करें, चाहे बॉडी का जो बाह्य का स्ट्रक्चर है वो बात करें, तब पंखों की बात करें, चाहे उनकी जो टांगे हैं, लेग्स हैं, उनकी बात करें, शरीर में विशेष स्ट्रक्चर होती है, तब जाकर वो क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर, कौन से कैरेक्टर हैं जिनके कारण वो उड़ते हैं, उड़यन, अनुकूलन बताने हैं, और उनमें जो पाए जाने वाला माइग्रेशन है वो बताना। ओके, और थोड़ी है, अरे हो है बिल्कुल है, अभी तो रह जाता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्षी में उड़ी। और शॉर्ट नोट्स है, टिप्पणियां हैं। नियोटेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियोटेनी, चीर भ्रूणता। चीर भ्रूणता क्या कहलाती है, मैंने कई बार बता दिया है। चीर भ्रूणता, एडल्ट जो प्राणी है, एनिमल है, वही रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन एम्फीबिया के प्राणी जो लार्वल फॉर्म है उसमें भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है बेटा, नियोटेनी कहलाती है, चीर भ्रूणता कहलाती है। उभयचरों में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, और स्तनधारियों में दंत
दंत विन्यास जो 1231 वाला फॉर्मूला पढ़ते हो ना, 1231 वाला, तो किस प्रकार से इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो दांतों का विन्यास है, कितने इंसाइजर होते हैं, कितने प्रीमोलर्स होते हैं, कितने मोलर्स होते हैं, कितने कैनाइन्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ अनुकूली विकर्ण के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट नोट से एक शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आएगा 101%, चाहे वो एमपीबीआ का पैतृक रक्षण हो, चाहे वो चीर भ्रूणता हो, और चाहे वो स्तनधारी में दंत विन्यास या अनुकूली विकर्ण हो। हाँ, यूनिट नंबर 3 क्या करिए, विदलन के तल व प्रतिरूप, रूप बोल दो चाहे प्रतिरूप बोल दो, प्रतिरूप भी आ जाएगा यहां पर। प्रतिरूप मतलब प्लान एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज। विदलन के तल कौन कौन से होते हैं, उदग्र होते हैं, विश्वत होते हैं, है ना, रेखीय होते हैं। तो विदलन के तल भी बताने हैं और विदलन के पैटर्न भी बताने, प्रतिरूप भी बताने। विदलन का महत्व बताइए, सिग्निफिकेशन ऑफ क्लीवेज, विदलन का महत्व इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, उसके बाद में कोरक भवन मतलब ब्लास्टुलेशन एंड मोरुलेशन, एनिसेक जनन, पार्थेनो। दो प्रकार का एनिसेक जनन होता है, एक तो कृत्रिम और प्राकृतिक। इसको पूरा पढ़ के जाइएगा बेटा, कई बार पूछता है प्राकृतिक एनिसेक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम। तो एनिसेक जनन की आपको डेफिनेशन लिखकर नहीं आनी है, कहीं आप डेफिनेशन लिखकर आ जाओ बोल दे सर मैं जी सर ये लो नंबर ही नहीं आए। आपको इसको पूरा बताना है, एनिसेक जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, और कृत्रिम में भी कौन कौन सा टाइप्स होता है, ठीक है ना, और प्राकृतिक में भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, पूरा आपको बताना है। पार्थेनोजेनेसिस, फेट मैप, फेट मैप इंपॉर्टेंट है, और एम्ब्रियोनिक एक्शन, है ना, भ्रूणीय प्रेरण, भ्रूणीय प्रेरण इंपॉर्टेंट है। टिप्पणियां जो जहां जहां भी मैंने टिप्पणियां बनाई है ना आज तक, और आज इस क्लास में, इस वीडियो में, और आगे भी मैं बनाता, जहां पर भी टिप्पणियां मैंने बनाई है, सोच लेना इंपॉर्टेंट यही है। यहां से सवाल आएगा को, यहां से सवाल आएगा। यूनिट नंबर 4 की तरफ आ जाइए। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के प्रकार, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ई एम, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो चूजे को सहायता प्रदान करती है उसके डेवलपमेंट में, कितने प्रकार की होती है, एलेंटोइस, कैरियन, एमनियन बता रखी है मैंने। अब आपको तो कहा, वो तो क्लास में बता रखी है, ठीक है ना। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो है उनके प्रकार बताने हैं और उनके कार्य बताने हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार की जो होती है ना, कैरियन, एलेंटोइस और योगसेक। ओके, इसके अलावा अगला प्रश्न, प्लेसेंटा के प्रकार, अपरा, नाल, आंवल जिसको बोलते हैं, कितने प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं, पाती, अपाती, चपाती तो नहीं होता है, पाती और अपाती प्लेसेंटा होते हैं, ठीक है ना। उद्गम के आधार पर भी प्लेसेंटा के प्रकार होते हैं, मतलब उनका उद्गम कहाँ से होता है, कितनी प्रकार की झिल्लियों से मिलकर होता है, तो कितने प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं और उनके कार्य भी बताने हैं। इसके अलावा निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी, इम्प्लांटेशन, रोपण, पार्टुरेशन, प्रसव, विरूपता, टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी समझते हो ना, विरूपता, कई बार असामान्य भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब चेहरे का आकार बड़ा, शरीर का छोटा, शरीर बड़ा, चेहरा छोटा, आंखें बड़ी, नाक बाहर आ जाती है, कई बार देख होठ बड़े हो जाते हैं, सिर छोटा या सिर बड़ा हो जाता है। ओके, टेरिटोलॉजी, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेरिटोलॉजी। मेंढक में लिम्ब पुनरुद्भवन, पाद पुनरुद्भवन जिसको कहते हैं, मतलब रीजनरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है यहाँ पर एमपीबीएम में, पाद पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है उसको बताना है, और विकासात्मक विकार सिंड्रोम जिनको बोलते हैं उनके बारे में आपको बताना। विकासात्मक विकार हो गया मेंढक में, पाद पुनरुद्भवन, लिम्ब रीजनरेशन हो गया, विरूपता हो गई टेरिटोलॉजी, पार्ट्यूरेशन हो गया प्रसव, और रोपण हो गया इम्प्लांटेशन। कोई बात कि जहां जहां महेश जी ने टिप्पणी दी है ना, तो टिप्पणी आई है एग्जाम में। ये हो गए बेटा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 यूनिट के कितने, 12, 4 यूनिट के कितने हो गए बेटा, 12 हो गए ना। 4 यूनिट के कितने हो गए, 12 क्वेश्चन, और ये 12-13 क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ 6-7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब वे स्टूडेंट
जिनको इनके आंसर नहीं मिलते हैं, तो एक विशेष टॉपिक, ऐसा तो है ही नहीं कि सर पूरे टॉपिक उतार दिए, तो इतना तो समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कुछ विशेष टॉपिक जिनके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कमेंट से जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके आंसर प्रोवाइड करवाऊं। और इसके अलावा बाकी जो पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज का मैंने पेपर डाल रखा है, एनवायरमेंटल स्टडीज का मैंने पिछले साल का पेपर डाल रखा है, आप उसमें से पढ़ते रहो, मैं जल्दी से नए क्वेश्चन और उपलब्ध करवा दूंगा। आप एमएस साइंस एक्सपर्ट एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल क्वेश्चन लिखोगे, तो अभी जो एग्जाम लगा कोटा यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने डाल रखा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी की डाल रखा है, एनवायरमेंट स्टडीज का सिलेबस सेम ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का और कोटा यूनिवर्सिटी का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, उनके आंसर भी देख सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कम से कम 200 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन यहाँ तक तो कोई बच्चे पूछेंगे नहीं, बच्चे तो पहले ही जैसे मैं जिन क्वेश्चन बताए दिए बंद कर दिया। मैं ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ कि एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन सही 3 वीडियो बना रखे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पे। आप वहां जाकर पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगे कि सर क्वेश्चन कम है, तो मैं अतिरिक्त क्वेश्चन आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।